नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की अपन ने 7 क्लास पढ़ ली है। आज अपन नंबर सिस्टम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, आज अपन इसका अध्ययन करने वाला है। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं, मैंने कोई संख्या ले ली 18, मैंने कोई संख्या ले ली और मैंने कोई क्वेश्चन आ गया कि 18 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपना ध्यान देना चाहिए कि इसके गुणनखंड कितने बनेंगे और वो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। गुणनखंड, फैक्टर्स और एक होता है मल्टीपल। इस फैक्टर्स को अपन भाजक भी बोलते हैं, गुणनखंड को अपन भाजक भी बोल सकते हैं, डिविजर भी बोल सकते हैं। डिविजर बोल दो, फैक्टर्स बोल दो, एक ही बात है। भाजक बोल दो या गुणनखंड बोल दो। अब देखो इसके गुणनखंड में कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो। गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका यही है। गुणनखंड का मतलब यह होता है किसी संख्या के गुणनखंड की अपन परिभाषा बोले तो सबसे पहले क्या होगा, किसी संख्या के ऐसे टुकड़े करना कि वो टुकड़े, जो अपने को संख्या के जो टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं, वो टुकड़े उस संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड कर दें, पूरी पूरी बार डिवाइड कर दे। गुणनखंड की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी, किसी संख्या के ऐसे टुकड़े करना कि वो जो टुकड़े अपने को प्राप्त हो रहे हैं उस संख्या को पूरी पूरी बार विभाजित कर दे। अपन ने एक संख्या उठाई थी 18। इस संख्या को जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो 1 से पूरी बार डिवाइड हो रही है, 2 से होती है, फिर 3 से होती है, 4 से होती नहीं है, 5 से भी नहीं होती है, 6 से भी नहीं होती है, 6 से हो रही है, 6 कब आ जाएगा, 7 का नहीं देता, 8 का नहीं देता, फिर 9 का जाएगा, ठीक है, ऐसे 12 का नहीं जाएगा और लास्ट में 18 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो अपन ने 18 के लिए गुणनखंड क्या पढ़ा कि ऐसे टुकड़े जो इस संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब देखो ये तो अपन ने पास छोटी संख्या थी, इसलिए अपन ने इसके एक एक टुकड़े ज्ञात कर लिए कि इसमें 1 का भाग जाता है, फिर 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का जाता है, और अपन ने इसके क्या कर लिए, गुणनखंड ज्ञात कर लिए, फैक्टर्स ज्ञात कर लिए। फैक्टर्स के लिए अपन ने क्या पढ़ लिया कि ऐसी संख्या, जो संख्या दी हुई है उसके अपन ऐसे टुकड़े करेंगे कि वो टुकड़े उस संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देती है। वो संख्या क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि जो अपने को फैक्टर्स मिलेंगे वो उस संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड करेंगे। फैक्टर्स के लिए 2-3 शर्तें होती है, वो देखो आप। क्या होता है, संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देता है, संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड करते हैं। एक तो इसके लिए शर्त यह हो गई। दूसरी शर्त क्या हुई कि जो फैक्टर्स मिलते हैं, जो फैक्टर्स मिलते हैं अपने को संख्या के बराबर या उससे छोटे मिलते हैं। क्या होता है, या तो संख्या के बराबर मिलते हैं या उससे छोटे मिलते हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिया था 18 का, उसके क्या निकालते अपन ने, गुणनखंड क्या निकालते, 1 2 3 6 9 18, ठीक है, यही निकाले थे अपन ने। तो क्या किया, ये पूरी पूरी बार डिवाइड करते हैं, संख्या के बराबर, देखो संख्या के बराबर या इससे छोटे मिलते हैं। जो संख्या दी हुई है या तो वो संख्या उसका एक फैक्टर से मिल सकती है या उससे छोटी संख्या उसके फैक्टर से मिल सकती है। एक तीसरी शर्त क्या हो गई कि लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, काउंटेबल इसको बोल सकते हैं
कि ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, गिनने योग्य होते हैं। अपन ने फैक्टर्स के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि पूरी पूरी बार डिवाइड करते हैं संख्या को, फैक्टर संख्या के बराबर हो सकता है या उससे छोटे हो सकते हैं, लिमिटेड होते हैं अर्थात ये सीमित होते हैं। देखो यहाँ पे 18 के फैक्टर्स अपन ने कितने याद करे, 6 ही याद करे, तो ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आगे पढ़ा काउंटेबल होते हैं, अपन इनको गिन सकते हैं। तो फैक्टर्स के लिए अपन ने 4 चीजें पढ़ ली और चारों ही चीजें इस पे लागू हो रही है, तो ये शर्तें आपस में क्या करते हैं, पूरी करते हैं। मैंने दूसरी चीज बोली थी मल्टीपल, क्या बोली थी, मल्टीपल अर्थात गुणक, क्या बोली थी, मल्टीपल अर्थात गुणक। ये हमेशा फैक्टर्स का उल्टा होता है, गुणनखंड का क्या होता है, उल्टा होता है। मैं बोलूं फैक्टर्स तो गुणनखंड अर्थात गुणा के रूप में टुकड़े करना, एक होता है गुणज अर्थात उसकी गुणज, उसके गुणा की राशि। जैसे मैं बोलूं कि 3 के गुणज ज्ञात करो, 3 के गुणज ज्ञात करो, तो बोलो क्या बोलूंगा, 3 के गुणज अर्थात 3 का 1 गुणा, 3 का 2 गुणा, 3 का 3 गुणा, 3 का 4 गुणा, 3 का 100 गुणा, 3 का 5000 गुणा। कोई भी इसका अंत नहीं होता है, आप कितने भी इसके गुणज ले सकते हो। 3 का 1 गुणा हो गया, 2 गुणा हो गया, 3 गुणा हो गया, 5 गुणा हो गया, 5000 गुणा हो गया, 999 गुणा हो गया। अर्थात ये एन बार चलते हैं, इनफाइनाइट चलते हैं। और मल्टीपल के लिए क्या हुआ, जो संख्या दी हुई है उसके गुणा की राशि मिलती है, अर्थात जो गुणज अपन प्राप्त कर रहे हैं वो गुणज इस संख्या से डिवाइड होते हैं। और देखो फैक्टर्स में क्या होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो संख्या को डिवाइड करते हैं, जबकि मल्टीपल में क्या है, जो गुणज होते हैं उनको यह संख्या डिवाइड करती है। तो इसका क्या हो गया, एक तरह से विपरीत हो गया। फैक्टर्स संख्या के बराबर हो सकते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये गुणज होते हैं ना, ये संख्या के बराबर तो है ही है, इससे बड़े होते हैं, छोटे न होके इससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, गिर नहीं सकते अपन इसको। जाने कितने इसके गुण आ रहे हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल ये 2 चीजें अपन ने पढ़ी, गुणनखंड और गुणज। फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, भाजक भी बोल देते हैं, डिविजर भी बोल देते हैं। ये अच्छी अपने बेसिक चीजें कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होता है। आगे अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। इस गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, आज अपन इस क्लास में 4 चीजों का अध्ययन करेंगे, 4 चीजों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे प्राइम फैक्टर, क्या जानेंगे, प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी अपन क्या पढ़ेंगे, कुल गुणनखंड, क्या करेंगे, कुल गुणनखंड की संख्या, प्राइम फैक्टर्स की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। तीसरी अपन पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। चौथी चीज अपन पढ़ेंगे विषम गुणनखंड की संख्या। मोस्ट टॉपिक रहने वाला है आज का, एग्जाम्स में इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। कुल गुणनखंड की संख्या पूछ ली, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ ली, सम गुणनखंड की संख्या पूछ ली, या फिर विषम गुणनखंड की संख्या पूछ ली। आज की क्लास में अपन इन 4 का अध्ययन करेंगे, और इससे जो अन्य संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले उठाता हूं प्राइम फैक्टर्स। क्या उठाता हूं, प्राइम फैक्टर। देखो कोई संख्या लेता हूं मैं, सबसे पहले अपन ने शुरू में संख्या ली थी 18, चलो मैं इसी छोटी संख्या को लेता हूं 18, और अपन ने इसके गुणनखंड करने शुरू कर दिए कि 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का भाग जाता है। ये इसके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुल गुणनखंड हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा था अभाज्य गुणनखंड, क्या बात कर रहा था, अभाज्य
गुणनखंड, कुल गुणनखंड देख लिए 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब मैं बात कर रहा था अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात कर रहा था? अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड देखो तो अभाज्य की संख्या क्या होती है? एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और अपन ने ये पढ़ा था एक न तो भाज्य है और एक नहीं अभाज्य है। ये क्यों होती है? एक न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य होती है। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में पहले पढ़ा दिया है, भाजकता के नियमों में भी, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको मैंने बता दिया है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। एक भाज्य और अभाज्य नहीं होती, इसका भी मैंने आपको रीजन वहां पे बता रखा है। आप वहां से इसको आप आसानी से विस्तार से पढ़ सकते हो। अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने बोला कि अभाज्य संख्या होनी आवश्यक है, तो बोलो एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, तो ये क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। स्वयं के अलावा यह संख्या है 1 से और 18 से डिवाइड होती है, अन्य से भी होती है, तो ये 18 भी यहाँ पे क्या नहीं होगा? अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। बाकी जो संख्या बच गई 2 3 सॉरी ये 6 भी यहाँ पे क्या नहीं होगा? अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। और ये 9 भी क्या नहीं होगा? अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसके लिए अपने को क्या करना है? इसके 18 के गुणनखंड निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं? यहाँ पे 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो यहाँ पे कैसे होंगे। 2 का भाग लगाया कितना आता है? 9। फिर 3 का भाग लगाया कितना आता है? 3। यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। लास्ट में कितना आ रहा है? 1। तो अभाज्य गुणनखंड बोल दो, कुल गुणनखंड बोल दो, सम गुणनखंड बोल दो या विषम गुणनखंड बोल दो, कुछ भी अपने को ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम अपना है कि जो संख्या दी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करो। क्या करो? अभाज्य की संख्या के रूप में टुकड़े करो। अभाज्य संख्या के रूप में टुकड़े करिए। देखो 2 का भाग लगाया, फिर 3 और ये 3, ये दोनों ही क्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। और टुकड़े करने के बाद में उसको घात के रूप में लिख दो। अपन ने क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 के अपन ने टुकड़े किए, अभाज्य गुणनखंड किए और क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने कहा है घात के रूप में लिख दो। 2 की घात कितनी है? 1। 3 की घात कितनी है? 2। तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये क्या हो रहे हैं? यहाँ पे इसके गुणनखंड हो रहे हैं। आगे अपन चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखो, मैंने बोला है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने को प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। अपन ने एग्जांपल लिया था 18 का, अपने इसके गुणनखंड क्या किया अपन ने? 2 इंटू 3 की पावर 2। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके टुकड़े कर लो और अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिख दो। ये काम यहां पे अपन ने कर लिया। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछे वो कैसे अपने को सोल्व करना है। बात करता हूं मैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो कुछ भी नहीं करना। जो ये घाते हैं, क्या है? घाते ऊपर दी हुई है, उनको जोड़ दो। क्या आ जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। जो इसके ऊपर घाते दी हुई है 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दो और जो योग आ रहा है इनका, वो इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आगे मैंने बोला कुल गुणनखंड। क्या बोला? कुल गुणनखंड। तो ये क्या होगा भाई? कुछ नहीं करना। जो अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, संख्या भाज्य होनी चाहिए, गुणनखंड है अभाज्य संख्या के रूप में। अगर अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड यहाँ पे नहीं होते तो पहले उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखो और बाद में जो कार्रवाई करनी है अपने को वो कार्रवाई करो। तो देखो क्या कार्रवाई करनी है। जो घात दी हुई है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इनमें एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर दो। यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1। यहाँ पे कितनी है? 2। 2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। तो इसके कुल गुणनखंड कितने आएंगे? 6। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ पे एक एक क्यों बढ़ाया? आप यहाँ पे एक एक क्यों बढ़ाया? इसका रीजन है
कि अपन ने इसके गुणनखंड किए थे 1 2 3 6 9 और 18। स्वयं और एक भी आपस में क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। और अपन ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ली है, तो इस एक और स्वयं को शामिल करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही बढ़ाते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 से मेरे को शुरू करना है। 2 की पावर 1 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1। इसका मान क्या होता है, 1। तो जो 1 मिल रहा है ना अपने को, तो ये 1 यहां से मिल जाएगा। 3 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। आप देख लो 6 गुणनखंड अपने को मिल रहे हैं। एक बार तो ये तीनों इसके साथ जाएंगे, एक बार तो इसके साथ चले गए तीनों, और एक बार इसके साथ चले गए तीनों। कितने हो गए, 3 और 3 6। तो अपने को 6 गुणनखंड कैसे मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे। 2 की पावर 0 को भूलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो 1 आ रहा है ना, वो 1 इससे आ रहा है, 2 की पावर 0 3 की पावर 0 से। तो जो पावर अपन ने ली है 2 की पावर 1, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पे 1। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 1 और 2 2 1 2 3 3, टोटल कितने आ गए, 6 गुणनखंड अपने को मिल गए। तो बोलो कुल गुणनखंड समझ में आ गए क्या, क्या करना है अपने को, जो घात दी हुई है उन घातों में एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर देना है। एक एक क्यों बढ़ा रहे हैं, मैंने आपको यहां से बेसिक में समझा दिया है। 2 की पावर 1 को अपने को 2 की पावर 0 2 की पावर 1 लिखना है, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। 6 गुणनखंड कैसे मिल रहे हैं, 2 की पावर 0 के साथ 3 बार जाएगा, गुणा होंगे, फिर जाएगा, ठीक है, ऐसे जाता है आपस में। ये इसका हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसका जो मेथड होता है वो भी देख लो। यदि किसी संख्या के, ध्यान रखना भाई, यदि किसी संख्या के गुणनखंड ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर के रूप में हो, जहां ए बी सी, लिख दो यहां पे, सी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि ऐसा हो तो कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। यह अपने पास इसकी कुल संख्या आ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, 18 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, और अपने पास इसका गुणनखंड क्या आया था, 2 की पावर 1 3 की पावर 2। जहां पे मैंने देखो यहाँ पे इसका तुलना करते हैं, p a की पावर p a की पावर p इंटू b की पावर q। यहाँ पे और कोई संख्या नहीं, तो c की पावर r को रहने दो, इसमें और भी संख्या आगे मिल सकती है। यहाँ पर अपन ने p, ये q, p प्लस 1 q प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना आता है, 2 इंटू 3, ये 6। तो ये एक तरह से सूत्र बन गया कि a की पावर p b की पावर q और c की पावर r हो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए अपने को क्या करना है, जो घात दी हुई है उनमें एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर देना है। अब मैं बात करता हूं सम गुणनखंडों की। किसकी बात करता हूं, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और एक है विषम की। तो सबसे पहले सम की बात कर लो। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आप सभी को मालूम है कि सम संख्या को मैं सम संख्या से गुणा करता हूं तो क्या मिलता है, मेरे को सम संख्या ही मिलती है। और मैं सम को विषम के साथ गुणा कर देता हूं तो भी मेरे को क्या मिलती है, सम संख्या मिल जाती है। और मैं विषम को विषम के साथ गुणा कर दूं तो क्या मिलती है, विषम संख्या मिलती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सम संख्याओं के सम गुणनखंड ज्ञात करने का तरीके में। सम को सम से गुणा करते सम ही मिलता है, करके देख लो, 2 को 2 से गुणा करके देख लो, सम ही मिल रहा है। 2 को भी सम से गुणा करके देख लो, सम को भी सम से गुणा करके देखो, 6 मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है। आप किसी भी सम संख्या को उठा लो, उसको भी सम से गुणा कर दो, आपको सम संख्या ही मिलेगी। यहां पे समझाने का मतलब मेरा ये है, देखो मैं लेता हूं, जैसे 18 लिया तब की बार मेरे को मिल गया 36, ठीक है। इसके मैं क्या करता हूं, अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। 2 का बार लगाया यहाँ पे 18, फिर 2 का जा रहा है 9, 3 लिया, 3 बार जा रहा है 1 मिल गया।
कितना आ गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसके गुणनखंड में वो क्या मिल गए, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब भाज्य गुणनखंड के रूप में अपने को लिखना होता है, दोनों ही अभाज्य संख्या है यहाँ पे, तो अपना काम हो गया यहाँ पे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, दोनों में एक बढ़ाएंगे, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, कितना हो जाता है 9। 30 के कुल गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 9। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, सम संख्याओं की, सम गुणनखंडों की बात कर रहे थे, अर्थात इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर, अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की अपन बात कर रहे थे। तो करना क्या है यहाँ पे, बोलो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया, 2 की पावर 3 लिखना नहीं अपने को क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो बोलो 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 2। अगर इसके साथ ये तीनों जाएंगे तो क्या होंगे, विषम ही रहेंगे। 2 की पावर 0 का मान 1 है, ये सारे ही विषम है, इन तीनों के साथ जाएंगे तो क्या रहेंगे, विषम रहेंगे। अगर इसके साथ जाएंगे तो क्या रहेंगे, सम रहेंगे। इसके साथ जाएंगे तो क्या रहेंगे, सम रहेंगे। तो अपने को यहां देखने से, इस बेसिक नॉलेज से अपने को क्या हासिल हो रहा है कि इसके अपने को अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अपने को इस सम संख्या को तो सेम टू सेम ऐसे रखना है, जो ये सम संख्या है इसकी घात को तो सेम ऐसे कैसे रखना है। क्यों, 2 की पावर 0 अपने को गायब करनी है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, विषम होता है, 1 आता है, और 1 अगर इनके साथ जाएगा तो विषम ही प्राप्त होगा। अपन ज्ञात कर रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या, ये इनके साथ जाएगा तो विषम सम हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा सम हो जाएगा। तो 2 की घात यहाँ पे कितनी मिली अपने को, 2 ही मिली, ठीक है। इनटू 3 की पावर 2 थी, अपने पास कितने ले रहे हैं अपन, 3 ले रहे हैं, तो अपने को 2 की घात यहाँ पे 3 की घात कितनी लेनी है, 3 लेनी है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सम गुणनखंडों की संख्या अपने को ज्ञात करनी हो तो सम संख्या, ध्यान रखना गुणनखंड में अगर सम संख्या है तो उसकी घात सेम रखनी है, ठीक है। सम संख्या की घात सेम रखनी है और विषम संख्या में 1 बढ़ा देना है। विषम संख्या में क्या कर देना है, 1 बढ़ा देना है। तो क्या मिल गया, 6 गुणनखंड मिल गए। क्या मिल गए, 6 गुणनखंड मिल गए। ऐसे ही मैं बात करूं ओड नंबर्स की, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स की मैं बात करूं, अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना पड़ेगा, सम संख्या को गायब ही कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सम संख्या को गायब ही करना पड़ेगा, क्योंकि सम चाहे सम के साथ आए चाहे विषम के साथ आए उसको क्या बना देती है, सम बना देती है। ज्ञात करना अपने को विषम है तो सम संख्या का इसका खात्मा ही यहां से कर देना है। क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 0 रखना है, इन दोनों का खात्मा कर देना है। तो क्या करेंगे बोलो, सम संख्या को हटा दो जड़ा मूल से, जड़ से ही इसको खत्म कर दो। सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी है, विषम संख्या रखनी है, और विषम संख्या में 1 जोड़ के आपस में क्या करना है, गुणा करना है। विषम संख्याओं में 1 बढ़ा के आपस में गुणा करना है, क्योंकि ये तो विषम ही रहेगा, इसके साथ आएंगे तो क्या रहेंगे, विषम ही रहेंगे। तो सम संख्या को तो जड़ से खत्म करना है, और विषम संख्या में जितनी आगे संख्या मिलेगी उनमें 1 बढ़ा के आपस में क्या करना है, गुणा करना है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ध्यान रखना सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दोनों का योग क्या आएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। 6 यहां मिल रहे हैं और 3 यहां मिल रहे हैं, और टोटल गुणनखंड कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड की यहां को संख्या पूछ ले तो क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के ऊपर जितनी घातें दी हुई है जो प्राप्त हो रही है उन संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी हो गई, 4 हो गई। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके अपन 3-4 क्वेश्चन करते हैं, और भी आपको याद रहेगा, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे 96, 796 ले लो, बड़ी संख्या ले लो, 796। सबसे पहला काम क्या होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देना। 2 का भाग जाता है क्या,
भाग लगाओ 3 बार 9 बार, 3 का भाग 6 बार गया, 1 9 18, फिर यहाँ पे 8 बार, फिर 2 का भाग जाता है, कितना आएगा 1 9 9, कितना आ गया 199। अब 199 देखो कितने का भाग जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 का भाग तो जाता है, 2 का भाग नहीं जा रहा, क्या 3 का जा रहा है, 3 का भाग जाने के लिए क्या करते हैं, तीनों का योग करेंगे, अगर तीनों का योग में भाग जाता है तो देखिए नहीं जा रहा है, 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भाग देखे देखो नहीं जाता है, 6 के भाग लेके क्या करते हैं 2 3 की ट्राई करते हैं, 7 का भाग देके देख लो एक बार, 7 का भाग देके देखते हैं, 7 2 14, 5 9 7 8 56 होते हैं, नहीं जाता है, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाता है, 10 का नहीं जाता है, 11 का भाग देके देखो एक बार, 11 एकम 11, 8 बच रहे हैं, 11 8 88, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाता है, 13 का भाग देके देखो, 13 एकम 13 और 6 बच रहे नीचे, 6 9 13 तिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे 199 क्या भाज्य संख्या है क्या, एक बार कोई छोटी संख्या देख लो, यहाँ पे आप 8 लेके देख लो, ठीक है, 758 लेके देख लो आप यहाँ पे, एक मिनट, इसको मैं बाद में आगे समझा दूंगा क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, 199 वाली संख्या आ रही है, आप यहाँ पे लेके देख लो 864, कोई संख्या ले ली मैंने 864, यह संख्या लेके देख लो, इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना मिल रहा है अपने को 4 3 2, फिर लिया 2 1 6, सही है क्या, 4 3 2, फिर 2 का भाग दिया 2 1 6, फिर 108, फिर 2 का भाग लगाया कितना आया 54, फिर 2 का भाग लगाया कितना आया 27, 3 का भाग जा रहा है 9 बार, 3 का भाग जा रहा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ये संख्या दे दी और अपन से पूछ लिया अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, एक पूछ लिया सम गुणनखंड, एक पूछ लिया विषम गुणनखंड, ये 4 चीजें अपने से पूछ ली, कोई संख्या दी कि 864, इसके भाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, कुल गुणनखंड ज्ञात करो, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, तो ज्ञात करने सबसे पहले क्या करते हैं अपन इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करते हैं, क्या मिला अपने को 1 2 3 4 5, 2 की पावर है 5 और 3 की पावर है 3, क्या मिला अपने को 2 की पावर 5, देखो 4 8 16 32, 32 से गुणा करते ही आता है, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3, अपन इसके भाज्य गुणन करते हैं, घातों के रूप में लिख देते हैं, अब भाज्य गुणन करने के लिए क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं, क्या करेंगे 5 और 3 कितना आ गया 8 आ गया, कुल गुणनखंडों के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं आपस में एक एक बढ़ा के गुणा करते हैं, तो 5 और 1 6 और 3 और 1 4, टोटल गुणनखंड कितने आ गए 24। सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, सम संख्या वाली संख्याओं को तो ऐसा कैसा रखते हैं घात को, और विषम संख्या में एक बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं तो कितना देगा, ये यहाँ पे 4 हो रहा है, 500 के 20। विषम के लिए अपन क्या करते हैं, सम संख्या को यहां से जड़ से खत्म कर देते हैं, और जो विषम संख्या मिल रही है उसमें एक बढ़ा के आपस में क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन अपने को इसके आंसर ऐसे मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, मैंने ले लिया 45 की पावर 9, कितना ले लिया 45 की पावर 9, 45 की पावर 9 ले लिया मैंने, तो सबसे पहले तो इस पावर को खत्म करेंगे यहां से, फिर जो संख्या आती है उसके क्या करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पावर देखिए अपन ने यहाँ पे संख्या है, क्या इसको मैं अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकता हूं क्या, कैसे करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, बताओ 45 के टुकड़े हो रहे क्या अभाज्य संख्या के रूप में, 3 इंटू 3 इंटू 5 घात 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू 5 और घात कितनी लिख सकता हूं 9। सबसे पहले संख्या के भाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करो और घात कोष्ठक के बाहर लगा दो, कोष्ठक के बाहर घात है, अंदर 2 3 संख्याएं हैं, तो नियम क्या कहता है वो घात सबके ऊपर आ जाएगी। बोलो सही है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 3 की पावर 18 हो जाएगी और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 9, तो इसकी संख्या अपन ने ऐसी थी, इसका अपन ने क्या प्राप्त कर लिया अभाज्य संख्या के रूप में टुकड़े करके घाते अपन ने कितनी बात करी 18 और 9। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइम फैक्टर की, किसकी बात करूं प्राइम फैक्टर की, तो मेरे को क्या मिलेगा बोलो 18 और 9 को मेरे को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो कितनी आएगी
27। अब डायरेक्ट मत लिख देना कि 45 की पावर 9 है, घात के रूप में आ गई तो 9 लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ना है। तो अभाज्य संख्या देखो 3 और 5 मिल गई, इनके ऊपर घातें अपने को मिल गई। कुल फैक्टर्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, दोनों घातों में एक एक बढ़ा के गुणा करना है। 18 और 1 19, 9 और 1 10, कितना देगा 190। इसके टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे 190। सम फैक्टर्स किसकी बात करूं मैं, सम फैक्टर्स की मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा बोलो, यहां पे कोई सम संख्या है क्या, नहीं है। अगर यहां पे सम संख्या ही नहीं है तो सम फैक्टर्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे। क्या आएंगे, जीरो आएंगे। कोई सम संख्या है ही नहीं, कोई सम संख्या मतलब नहीं है, तो सम संख्या के फैक्टर्स कितना आएंगे, जीरो आएंगे। विषम फैक्टर्स की मैं बात करूं कितना देंगे, दोनों ही विषम संख्या है, कोई सम संख्या यहाँ पे है नहीं तो किसी को तक रास्ता नहीं है। सम संख्या विषम संख्या दी हुई है तो वही 19 एक बढ़ाएंगे दोनों में इंटू 10 कितने देंगे 190। दोनों का योग करके देख लो आप, कुल फैक्टर्स के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये अपना हो गया आज की क्लास में 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, प्राइम फैक्टर, कुल फैक्टर, सम फैक्टर्स और विषम फैक्टर्स। और सबसे पहले अपन ने क्या जाना था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में क्या क्या अंतर होता है। फैक्टर्स क्या होता है, ये 4 शर्तें पूरी करता है, और मल्टीपल से इसका विपरीत होता है। संख्या के बराबर तो होता है लेकिन उससे बड़ा होता है, अनलिमिटेड होता है, अनकाउंटेबल होता है। और जो इस संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड करता है वो क्या होता है, खुद संख्या से डिवाइड होता है। ये संख्या को पूरी पूरी बार डिवाइड करते हैं, जबकि मल्टीपल क्या होता है, खुद संख्या से पूरी पूरी बार डिवाइड होता है। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे अपन और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे।